तो हम लोग एलियन का जितने भी टेस्ट हुए अभी तक 3 टेस्ट हुए। कितने टेस्ट हुए हैं? 3 टेस्ट हुए। तो उन लोग को हम प्रत्येक टेस्ट का पेपर को हम लोग एनालाइज करेंगे, सोल्व करेंगे, एक एक करके पूरा का पूरा हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ख़त्म करने जा रहे हैं। मतलब कि हो सकता है कि आज ना हो, एक वीडियो में ना हो, क्योंकि एक वीडियो में बना देंगे तो हो जाएगा बहुत सारे लंबे, तो उस स्थिति में फिर नहीं देखना चाहते हैं। तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट करके हम लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बोटनी वाले पार्ट से। क्लास 11th का जो वन शॉट हुआ था उसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं कहाँ से सर? 91 क्वेश्चन नंबर से। ठीक है, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। इसको हम लोग जो भी, अब देखिए कोई भी आदमी जो 11th वाले नहीं है, तो 11th वाला के लिए क्या है, लास्ट है, तो उसको सब क्वेश्चन बनना चाहिए, बहुत सारा ज़्यादा क्वेश्चन उससे बनना चाहिए। अब नहीं पढ़ा तो उसको अपना गलती है ना, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए अभी 11th, क्योंकि अब आ गया फरवरी लास्ट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। तो क्या कह रहा है कि किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स ऑल प्रोक्यूट्स। क्या कह रहा है कि किंगडम मोनेरा है उसमें सभी प्रोकैरियोट्स आ जाते हैं। सही बात है, नहीं, किंगडम मोनेरा है तो मोनेरा में जितने भी प्रोकैरियोट्स छोटे छोटे, बाकी तो प्रोटिस्टा से, मोनेरा प्रोटिस्टा से तो फिर यूकैरियोट्स पूरे स्टार्ट हो जाते हैं। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो यहाँ पे ये है वहाँ पे है, तो ये तो बात सही है, ये सही है। लेकिन मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा हैव कंपार्टमेंटाइजेशन ऑफ द साइटोप्लाज्म, तो ये कह रहा है, ये गलत बात है, कंपार्टमेंटाइजेशन नहीं होते हैं। कैसे गलती कर दी थी वो, उसको बस किंग न्यूक्लियस मेम्ब्रेन ही नहीं होते प्रोकैरियोट्स के पास। तो कंपार्टमेंटाइजेशन कहने का मतलब क्या कि अलग अलग किया हुआ, यानी कि ये है न्यूक्लियस तो ये है साइटोप्लाज्म, तो इसमें कि यहाँ पे क्या होगा सर, न्यूक्लियोप्लाज्म, यहाँ पे क्या होगा सर, साइटोप्लाज्म। तो इसको बीच में कंपार्टमेंटाइजेशन, तो कंपार्टमेंटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे ये है पूरे सेल्स है, तो यहाँ पे साइटोप्लाज्म होते हैं, यहाँ पे अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, तो ये साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को अलग कर दिया ये वाला न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, तो यही इसी को कंपार्टमेंटाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कंपार्टमेंटाइजेशन कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, या जो मतलब कि मोनेरा का जो फैमिली होते हैं तो प्रोकैरियोटिक्स में आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक्स के पास तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होते नहीं है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते नहीं है तो कंपार्टमेंटाइजेशन होते नहीं है, जिसके कारण क्या है सर, स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ए इज करेक्ट, आर इज इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा सर, ये होगा। कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द वायरस। कह रहा है कि वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट क्या है सर, सही है। वायरस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही? तो हम लोग जानते हैं कि वायरस कोई किंगडम में नहीं है, पांचों में से किसी में नहीं, पहला। दूसरा बात ये भी जानते हैं कि उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए नहीं होता है। उसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है सर, डीएनए नहीं होता है। तीसरा कि उसका जेनेटिक मटेरियल होता क्या है, तो आरएनए होता है। इसी के कारण वो क्या करते हैं सर, काफ़ी ज़्यादा वेरी करती है, हर किसी से तुरंत अपने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन चेंज करते रहती है। क्यों? क्योंकि आरएनए है जो कि काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो कोई क्वेश्चन तुमसे पूछेगा कि पहले आरएनए आया है कि डीएनए आया है, तो पहले कौन आया सर, आरएनए आया है। हम लोग जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना, तो आरएनए ये जो हम लोग रहते हैं ना, तो पता चलता है कि आज हम लोग का इस तरीका का नेचर है, बिहेवियर है, कल हम लोग का दूसरा तरीका का नेचर बिहेवियर हो जाता है। तो वही आप बोल रहा है कि वायरस के बारे में बताइए, तो वायरस देखते नहीं है, जैसे कोरोना वायरस नहीं आया था तो उसको पकड़ना कितना मुश्किल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका था। तो ये कह रहा है कि ट्रू अबाउट द वायरस, तो दे कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, नहीं, वो जेनेटिक मटेरियल दोनों नहीं कंटेन करते हैं। दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट, वो पैरासाइट ओब्लिगेट पैरासाइट नहीं होते हैं। पैरासाइट तो ये होते हैं कि जो दूसरे से खाना ले, लेकिन ओब्लिगेट पैरासाइट करने का मतलब कि ऑक्सीजन से रिलेट कर देता है। ठीक है ना, तो वैसा नहीं कुछ है। दे आर द कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग, दे आर ओब्लिगेट पैरासाइट ऑक्सीजन, हाँ सॉरी, ओब्लिगेट पैरासाइट बोले तो ऑक्सीजन वाला, तो हम लोग के अंदर वाला। तो पैरासाइट करने का मतलब क्या होगा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो दूसरे पर क्या करे से डिपेंड हो जाए, दूसरे पर डिपेंड, जैसे हम लोग को माथा में जो लीच रहते हैं तो पैरासाइटिक प्लांट्स है। या अमरलत्ता के पौधा का नाम सुने हो, अमरलत्ता, तो वो भी पैरासाइटिक प्लांट्स है। उसी प्रकार से पैरासाइटिक का मतलब क्या हुआ सर कि हमारे, तुमको ही, ये कोई मान लीजिए कि ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ये है, तो तुम ही को खाना लेके तुम ही को नुकसान पहुंचाए, तुमसे पैसा भी ले और तुम ही को नुकसान भी पहुंचाए, वैसा स्थिति में क्या उसको कहते हैं सर, पैरासाइट कहते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट करने मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में काम करने वाला। ठीक है ना, तो ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, हाँ ये होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ द परफॉर्मिंग ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी दे आर द ऑन आउटसाइड, एकदम गलत बात है, कैसे हम इसे ही लगा दिए थे, उनको ध्यान नहीं दिए हो।
ये आउटसाइड, वो आउटसाइड में तो डेड फॉर्म में रहती है यार। हम जानते हैं कि हमारे शरीर से जब तक वायरस बाहर रहती है तो वो किस फॉर्म में रहती है सर? मरे हुए फॉर्म में रहती है। कौन सा फॉर्म में रहती है? और हमारे शरीर के अंदर जाते ही वो क्या हो जाती है? मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाती है। मरे हुए फॉर्म में इन द सेंस की मेटाबॉलिकली इनएक्टिव रहती है, आउटसाइड दी है। और जैसे इनसाइड होती है, किसी भी होस्ट में जाके अंदर वो चले जाती है तो वो क्या हो जाती है सर? मेटाबॉलिकली क्या हो जाते हैं? एक्टिव हो जाते हैं। जिस कारण ये क्या हो गया? इनसाइड आता तो ये सही स्टेटमेंट हो जाता, ठीक है ना। लेकिन ये आउटसाइड है तो क्या हो गया सर? गलत हो गया। सम ऑफ देम द सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर द सैप्रोफाइट, वो सैप्रोफाइट्स नहीं है, वो कैसे हैं सर? पैरासाइट्स। सैप्रोफाइट किसको कहते हैं सर? वैसे प्लांट्स जहाँ पे डीड एंड डिकेइंग पे ग्रो कर जाए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन ये हो गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। 93 क्या कह रहा है कि अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी कह रहा है मैच द फ्लोइंग। तो देखिए कुछ कुछ ऐसे हैं ना जो कि खाया जा सकता है, इडिबल, एक तरीके से कह सकते हो फंगी उंगी है ना, जो कुछ कुछ खाया भी जा सकता है, कुछ कुछ ऐसे डिजीज भी होते हैं। तो ऐसे ऐसे तो ये सब सबका नाम हम लोग को क्या रखना है सर? याद रखना है। कौन सा चैप्टर में सर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। कौन सा चैप्टर है सर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। तो इडिबल डिलिकेट्स, तो इडिबल कौन है सर? मोरूला ट्रफ। कहाँ सर? कौन है सर? मोरूला ट्रफ। एक्सपेरिमेंट जेनेटिक किसके ऊपर हुआ था सर? तो इसको अभी छोड़िए। देखिए रस्ट डिजीज कहाँ पे था? हम पढ़ाया था आपको। तो देखिए रस्ट एंड स्मार्ट डिजीज किस में था बताइए? याद करवाए थे ना कैसे? पक्सिनिया, रस्ट एंड ये वाला पक्सिनिया हो गया, ये हो गया पक्सिनिया हो गया। सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक, द एंटीबायोटिक के सबसे पहले खोज कौन किए थे? पेंसिलिन किए थे। और ये वाला ऐसे किए थे, ठीक है। तो इसको अनुसार से अपन खोज लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत है तो बोलिएगा, जहाँ पे दिक्कत है। ये नहीं कि इस तरीके से खाली हम बना रहे हैं हम ही सीख रहे हैं, इस सेंस में भी नहीं होना चाहिए। जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे क्या करिए? आप बोलिए, ठीक है। अब देखिए 94 क्या कह रहा है। स्लाइम मोड्स, देखते तो स्लाइम मोल्ड्स फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी अंडर द अनफेवरेबल कंडीशंस। तो अनफेवरेबल कंडीशन में कह रहा है कि स्लाइम मोल्ड्स का फॉर्म होना फ्रूटिंग बॉडी, हाँ होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में कहने का मतलब क्या है कि वो जो स्लाइम मोल्ड्स है उसके लायक कंडीशन नहीं रहता है, तो अपने आप को बचाने के लिए या वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करती है सर? तो वो फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन करती है। जैसे ये है स्लाइम मोल्ड्स, तो अपने ऊपर क्या कर लिया सर? फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेते हैं। वो अपने ऊपर क्या कर लिया सर? फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट। इग्लिनाइट्स में भी प्रीडेटर आर द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। हाँ इग्लिनाइट्स छोटे कह रहा कि छोटे जीवों पर क्या है? प्रवेशन, यानी कि छोटे यूग्लिनाइट्स कैसे होते हैं? यूग्लिनाइट्स हमने पढ़ाया था कि ऐसे शेप होते हैं जिसको एक फ्लेंजला बड़ा होता है, एक फ्लेंजला छोटा होते हैं। तो वो छोटे छोटे को अपने जो छोटे जो है उसको लिए क्या करती है सर? उसको लिए वो परभक्षी का काम करती है, कहने उसको प्रीडेटर का काम करते हैं। जैसे देखते नहीं हो कि इंसेक्ट कोई भी रहता है, क्या रहता है? इंसेक्ट रहता है। जैसे लिजार्ड देखिए, और मक्खी जो होता है बटरफ्लाई में तो वो हो गया तितली हो गया ना। मधुमक्खी जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं। बी मैंने मधुमक्खी हो गया। जो घर में रहते हैं उसको क्या करते हैं? मक्खी रहता है ना, तो उसको देखिएगा देखते देखते ऐसे ना आराम से उसको जाके खा जाएगा ना कि पता ही नहीं चलेगा। तो उसको लिए क्या हो गया? एक तरह का प्रीडेटर हो गया। उसी प्रकार से जो इग्लिनॉइड्स हैं वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के लिए वो प्रीडेटर का काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया सर? ए भी स्टेटमेंट सही है, बी भी सही है, यानी कि बोथ ए एंड बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है? रिकॉग्नाइज द फ्लोइंग फिगर्स, फाइंड द सूटेबल। तो ये क्या है? ये है, देखिए पारामीशियम है। पारामीशियम तो नहीं होना चाहिए, ये इग्निनाइट टेबल है। चलिए ये क्या है सर? पारामीशियम तो है नहीं, बोले तो पहले हमने बोल दिए। ये क्या है सर? इग्लिना है। इसको एक और देना चाहिए था तो ज़्यादा बेहतर रहता। अब इससे सबसे पता चल जा रहा है कि दो फ्लेंजला, एक बड़ा फ्लेंजला, एक छोटा फ्लेंजला की एब्सेंट कर दिया। तो ये क्या हो गया सर? यूग्लिना हो गया। क्या हो गया सर? यूग्लिना हो गया। और जो कल हम लोग जो कह रहे थे कि एग्रीगस और एस्पैरागिलस कौन सा फंगी है? बैसिडियोमाइसिटीज। कौन सा फंगी है सर? बैसिडियोमाइसिटीज का ये एग्जाम्पल है।
तो ये कह रहा है कि यूग्लिना है, ये उल्टा उल्टा दे दिया, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बोथ ए एंड बी आर यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स नहीं, पैरामीशियम गलत आ जाएगा, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा। लेकिन यूग्लिना ये है जो यूग्लिना है, और बी है जो क्या है सर, एग्रीगस है, ठीक है। और वो देखते हैं कि 2 बोथ यूकैरियोट्स, हाँ यूकैरियोट्स कह सकते हो, यूकैरियोट्स कह सकते हो, सही बात है, ये भी तो सही है, यूकैरियोट्स भी कह सकते हो। और बोथ आर मोटाइल, मोटाइल तो होते नहीं है, ये तो मशरूम ऐसा जो रहता है गोबर छत पर, जिसको गांव में बोलते हैं, वैसे थोड़ी है कि आज यहाँ पे है तो कल वहाँ पे है, परसों वहाँ पे, वैसा तो है नहीं, तो वो फिक्स्ड एक जमा नहीं रहते, तो ये मोटाइल तो नहीं होते, ये तो गलत बात है। बी इज हेट्रोट्रॉप्स बट ए इज ऑटोट्रॉप्स, क्या कह रहा है, हाँ ये तो हेट्रोट्रॉप्स है, सेवरोफाइट से सरे के लिए पेड़ पौधे से होते हैं, तो ये तो हो गए। और ये क्या है सर, ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक, ये इज ऑटोट्रॉप और हेट्रोट्रॉप। अच्छा हाँ, ये मिक्स हम बताए थे, ये क्या होता है सर, मिक्सोट्रॉपिक होता है। तो ये मिक्सोट्रॉपिक कहने का मतलब ही हो गया सर कि ऑटो और हेट्रो दोनों होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन आंसर हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 3 हो रहा है और 5 हो रहा है, यानी कि 2 3 5 ये आंसर होगा, ठीक है। 2 3 5 यहाँ पे हमको लगा कि एक ही होगा क्या, तो देखिए यहाँ पे ये यूग्लिना है, ये एग्रीगस है, ये फंजाई है, ये फंजाई है और ये यूग्लिना है, दोनों यूकैरियोटिक्स हो सकते हैं। कहा कि प्रोकैरियोटिक खाली मोनेरा का फैमिली ही होते हैं। और देखिए ये हेटेरोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स दोनों का काम करते हैं, इसलिए एनसीईआरटी एक वर्ड यूज किया मिक्स ऑटोट्रॉपिक, यानी कि दोनों का काम करती है। और ये क्या होते हैं सर, सिर्फ हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जिस कारण इससे मिला के क्या हो गया सर, ये तीनों आंसर इसमें। तो अब हम लोग A96 चलते हैं। फ्रॉम द फ्लोइंग हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इसमें अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कितने स्टेटमेंट सही है, ठीक है। 100 ऑफ द बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द हैंडफुल ऑफ द सॉइल, एकदम प्योर एनसीईआरटी के लाइन से हम लोग पढ़े हैं, इसी चैनल पे पढ़े हैं हम लोग, ठीक है। तो ये क्या है सर, सही है। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप बैक्टीरिया आर कैटेगराइज द 4 ग्रुप्स, 4 ग्रुप में बांटा गया था, कौन कौन सा, बैसिलस कोकी स्पाइरल और रेड शेप्ड वाला क्या था, बैसिलस कोकी मतलब कि एक रेड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, एक स्पाइरल का स्ट्रक्चर होता है, एक वीब्रो होता है, हाँ वीब्रो सही पकड़ ले, वीब्रो जो कि कोमा शेप्ड होता है, और एक बैसिलस हो गया, क्या देखिए लिख देता हूँ, बैसिलस हो गया जो कि बैसिलस हो गया, कोकाई हो गया, वीब्रो हो गया और स्पाइरल हो गया, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी का ही लाइन है, तो ये भी क्या हो गया सर, ट्रू हो गया। बैक्टीरिया एज द ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, कह रहा बैक्टीरिया है जो कि मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, सही बात है, मोस्ट एक्सटेंसिव है, हाँ है मोस्ट एक्सटेंसिव, एनसीईआरटी का ही लाइन बोल रहा है। बैक्टीरिया विच सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट टू, हाँ ऑटोट्रॉप्स है, कैसे सर, ये मोनेरा फैमिली से आ रही है, तो ये ऑटोट्रॉप्स का काम करेगी, ऑटोट्रॉप्स का काम करेगी, यानी कि खाना किससे बनाएंगे, ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाएंगे, तो ये बात तो कह रहा है। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर द ऑटोट्रॉप्स ऑप्शन, वास्ट नहीं मेजर, ऐसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन लाइन है, द मेजोरिटी ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉप्स, वास्ट नहीं, वास्ट में होता है बड़ा, यानी कि इंडिया जो वास्ट कंट्री, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया सर, गलत हो गया, यानी कि हमारा स्टेटमेंट कितना सही है सर, 4 स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। ये हमारा स्टेटमेंट कितना सही है सर, हमारा स्टेटमेंट कितना सही है, 4 स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए फाइंड द करेक्ट मैच द कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3, ठीक है ना। तो एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियोमाइसिटिस, डिट्रोमाइसिटिस सबका एग्जाम्पल पूछ रहा है, ठीक है ना, सबका एग्जाम्पल पूछ रहा है कि एस्कोमाइसिटिस में इसका एग्जाम्पल ये होगा कि नहीं होगा, बेसिडियोमाइसिटिस में इसका एग्जाम्पल ये होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग कल तो ये वाले पढ़े किए थे, कल ये वाला पढ़े थे हम लोग 90, ये वाला देखिए तो अल्टरनेरिया नहीं, ये नहीं कल पढ़े थे, कल हम लोग ये वाला पढ़े थे। तो देखिए ये दोनों तो ऐसे भी गलती हो गई सर, कई कैसे, एस्कोमाइसिटीज है जो कि एग्जाम्पल एग्रीगस है, निकालिए एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल, हम लोग देखिए किताब ही निकाल देते हैं, थोड़ा सा पीछे होगा, यहाँ पे एस्कोमाइसिटीज देखिए एनसीईआरटी बुक भी हम लोग रखे हुए हैं। एस्कोमाइसिटीज का एग्जाम्पल कौन सा, पेंसिलियम है, ईस्ट है, सैक्रोमाइसिस इसी को बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है सर कि एग्रीगस है, एग्रीगस, ऑप्शन 1 गलत हो गया, ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया, तो देखिए ये भी ऑप्शन गलत हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया,
पकड़ रही है, कैसे पकड़ा जाता है आंसर। ये गलती हो गई तो ये दोनों गलती हो गया। अच्छा, बेसिडियो मर्सिडीज, तो बेसिडियो मर्सिडीज का देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन ए सही है। एग्रीगैस देखिए एस्पेरिगिरस और एग्रीगैस ये जेपरी होगा, नहीं सॉरी, देखिए एस्पेरिगिरस जो ऑप्शन ए में दिख रहा था, सॉरी उल्टा उल्टा कर दिया है। देखिए एस्पेरिगिरस किसका एग्जाम्पल है, एस्पेरिगस एग्जाम्पल है एस्कोमेसिटीज का। एस्पेरिगस एग्जाम्पल किसको है सर, बस एस्को एस्कोमेसिटीज का, हाँ। और यहाँ पे देखिए ये क्या कर दिया सर, यहाँ पे कहाँ था जी, एग्रीगैस। देखिए एग्रीगैस, एग्रीगैस है क्या सर, एक प्रकार का मशरूम ही, उसका एग्जाम्पल है बेसिडियो मर्सिडीज का। एग्रीगैस किसका एग्जाम्पल है, एग्रीगैस बेसिडियो मर्सिडीज का, इसका ही एग्जाम्पल है। लेकिन उल्टा उल्टा कर दिया, ऐसे ऐसे है, तो ये भी ऑप्शन गलती हो गया, यानी कि सी। तो सी यहाँ पे, बी यहाँ पे है, तो ये भी गलती हो गई, यानी कि इसका आंसर कौन होगा सर, ओनली सी, ओनली सी होगा। यानी कि डिट्रो मर्सिडीज का एग्जाम्पल क्या है सर, अल्टेनेरिया। डिट्रो मर्सिडीज का क्या है एग्जाम्पल सर, अल्टेनेरिया। देखिए तो यहाँ पे आप ले आए ना किताब, तो देखिए वो जो हम लोग बोल रहे थे मोनेरा वाला, तो ये पे इसी चैप्टर में दे देखो, है ना। मैं यही ना बोल रहा था जखनी उस क्वेश्चन में कि ये प्रोकैरियोट्स है सर, बाकी सब क्या है सर, यूकैरियोट्स है। ये प्रोकैरियोट्स, बाकी सब क्या है, यूकैरियोटिक है कि नहीं है, ठीक है ना। कंप्यूटराइजेशन की बात आ गया तो यही खाली प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स के फैमिली में मोनेरा आते हैं, इसी यही तो है मोनेरा, है ना। तो इसको में क्या होगा सर, कंप्यूटराइजेशन एब्सेंट होता है। आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए अब क्या कह रहा है 98 कि व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज मोस्ट ऑब्वियस टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल ऑफ द फ्लोइंग विंग्स। क्या कह रहा है कि मेन फंक्शन बताना है कि ये एनसीईआरटी में जानते हो कैसे है, जैसे देखा जाए ना तो ये भी है, पहला चैप्टर का ये है, लिविंग बेल्ट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्वियस है जो कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर है लिविंग विंग्स का। लिविंग विंग्स का कॉम्प्लिकेटेड फीचर कौन है, तो देखिए वैसे हम लोग इसको हम बनाए थे किस हिसाब से, हम बनाए थे इसको कि करेक्टरिस्टिक के फीचर के अनुसार, नहीं मतलब कि किस बेसिस पे लिविंग और नॉन लिविंग जो हम लोग छाटते हैं ना उसको बेसिस पे। तो ये सेल्फ कॉन्शियसनेस भी उसी में आता है, लिविंग बींग्स का ये फीचर है, ठीक है ना। तो हमको लगा कि ये, लेकिन एनसीईआरटी का देखिएगा ना इसमें तो एक पैराग्राफ ही लिखा हुआ है, कितना सर, एक पैराग्राफ ही लिखा हुआ है, और उसको में ये लाइनें पूरा लिखा हुआ है। ये है ना कि टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड वर्ड ये जो है ना, देखिए एनसीईआरटी में मैं दिखा देता हूँ ऐसे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ, देखिए अभी नहीं मिल रही है, ठीक है ना। तो इसका एग्जांपल क्या होगा सर, सेल्फ कॉन्शियस नहीं होगा, ठीक है ना। सेलोरिटी तो ये तो ऐसे भी नहीं होगा। अब बात आती है कॉन्शियस और सेल्फ कॉन्शियस, तो कॉन्शियस सेल्फ कॉन्शियस उसको कहते हैं, जैसे देखिए जैसे आँख के सामने आसानी ऐसे अटैक कर, देखिए अपने से बंद हो रहा है ना, दैट को सेल्फ कॉन्शियस कर सकते हो। जानवर के जैसे मारने के लिए करिए ना प्रयास, तो वो अपने अनुसार से जैसे होना चाहिए वैसे अपने आप को एक्शन ले लेता है, सेल्फ एक्शन ले लेता है, उसको सेल्फ कॉन्शियस करते हैं, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा ये फंक्शन किसका है सर, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कौन होता है सर, तो उसका मेटाबॉलिज्म होता है। कौन होता है सर, मेटाबॉलिज्म होता है। कॉन्शियस होता है, कौन होता है सर, कॉन्शियस होता है, ठीक है। मेटाबॉलिज्म नहीं होता है, क्या होता है, कॉन्शियस होता है। कॉन्शियस करने का मतलब कि हम लोग जितने भी हैं ना लिविंग बींग्स, वो लिविंग बींग्स तो सेल्फ कॉन्शियस मेन फीचर हो गया, लेकिन कॉन्शियस करने का मतलब कि हम लोग अपने अनुसार से, सुरक्षित के अनुसार से क्या करना, एक्शन ले लेना, हम लोग का जिस तरीका से फ़ायदा, जैसे कैसे समझा, तो देखिए कॉन्शियस का मतलब इस तरीका का, जैसे बारिश पड़ रही है, रोड पे हम लोग हैं, तो पत्थर पड़ने रहता है तो क्या हमारा माइंड कहता है कि कोई घर के नज़दीक क्या करो, छिप जाओ। लेकिन कोई जो नॉन लिविंग तो वो जहाँ के जहाँ रहते हैं, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा सर, कॉन्शियस आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आई कैन परफॉर्म, अब कह रहा है कि हमको पहचानो, आइडेंटिफाई हु एम आई, हम कौन है, उसको ग्रोथ भी हो रहा है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव भी है, कॉन्शियस है, बट कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस, लेकिन वो रिप्रोड्यूस नहीं कर रही है। रिप्रोड्यूस करने का मतलब कि अपने जैसे सेल्फ ऑफ स्प्रिंग को क्या कर रही है, वो जन्म नहीं दे रहा है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी है, तो क्या हो सकता है, वायरस हो सकता है, वायरस तो वो हो नहीं सकता है, काहे नहीं हो सकता सर, क्योंकि वो ये नहीं करता है। उस वायरस क्यों नहीं हो सकता है, वायरस इसलिए नहीं हो सकता है कि
वायरस क्यों नहीं हो सकता? वायरस इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो ये जो आउटसाइड है ना, आउटसाइड इन्वायरमेंट में है, तो वो क्या है, डेड फॉर्म में रहती है, और वो कॉन्शनेस ये सब तो कोई बट उसके लिए ऐसे भी नहीं है। लिविंग मीन्स बैक्टीरिया ओनली, ये सिर्फ बैक्टीरिया का फीचर है, नहीं ऐसा नहीं ओनली बट, लेकिन इसको डूब गया, ठीक है। ये एनिमल्स ओनली, सिर्फ ये एनिमल्स का ही हो सकता है, तो ये एनिमल्स का नहीं हो सकता, बैक्टीरिया का भी हो सकता है, प्लांट्स का भी हो सकता है। तो मे भी लिविंग आइडेंटिटी, कोई भी जिसका लिविंग आइडेंटिटी हो। लिविंग आइडेंटिटी क्यों से? इसलिए क्योंकि वो कॉन्शनेस वर्ड लिखा हुआ है। रिप्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे देखिए, जो कोई ऐसा स्टेराइल पीपल भी तो रहते हैं ना, जैसे हम तो ये थोड़ी वो लिविंग बींग्स ही नहीं है। तो लिविंग बींग्स, अब इसे कोई दिमाग लगा के चल तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता था, तो वो क्या हो सकता है, नॉन लिविंग बींग्स होता है। जैसे ये है पेंसिल, तो पेंसिल थोड़ी रिप्रोड्यूस कर सकती है, तो ये तो नॉन लिविंग, तो ऐसा नहीं होता है, ये मेन फीचर नहीं है, ठीक है ना। रिप्रोडक्शन इज ए नॉट मेन फीचर ऑफ द लिविंग और नॉन लिविंग आइडेंटिटी को डिफाइन करने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीका से इसको, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? मे बी लिविंग आइडेंटिटी, हो सकता है कि लिविंग आइडेंटिटी हो। गैमी आर, गैमी क्या है? गैमी ये भी उसी चैप्टर, देखिए ये वाला चैप्टर बायोलॉजिकल कितना इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जा रहा है, देख रहे हो कितना क्वेश्चन आ रहा है, अधिकतर क्वेश्चन उससे उठ के आ जा रहा है, ठीक है ना। तो गैमी क्या है? तो गैमी क्या है? तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। कैसा सर? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं। कैसा होते हैं सर? गैमी आर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, गैमी यहाँ से याद रखिएगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है गैमी का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जिम्नोस्पर्म, तो पांचों फैमिली था, याद करवाया था हम लोग, पांचों फैमिली कौन? तो उसमें जिम्नोस्पर्म सबसे मेन फैमिली है, नहीं मेन हायर प्लांट्स है, लेकिन प्योर हायर नहीं। इसको बाद जो एंजियोस्पर्म वो प्योर हायर प्लांट्स है, तो इसको ये पहले वाला जिम्नोस्पर्म की बात कर रही है। तो जिम्नोस्पर्म में क्या कर रहा है कि वो द मेल एंड फीमेल, देखिए ये ला ऐसे, देखिए ऐसे याद रखना है, ये वाला ऐसे समझा देता हूँ। एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। कैसे? इस तरीके से। तो ये होता है गमीटोफाइटा, ये होता है गमीटोफाइटा, ये होता है गमीटोफाइटा और स्पोरोफाइटा, ये होता है स्पोरोफाइटा, ये होता है स्पेरोफाइटा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, गमीटोफाइटा कहने का मतलब क्या सर, कि ये सब कैसे रहेंगे सर? एन रहेंगे, ये एन भी रहेंगे, 2n भी रहेंगे, और ये 2n रहेंगे, ये 2n रहेंगे, ठीक है। तो एन वाला को क्या कह रहे हैं? गमेटोफाइटा कहने का मतलब क्या सर, कि आपको, तो देखिए, तो यही है टेबल चार्ट सर, यही है टेबल चार्ट। एल्गी, ब्रायोफाइटा, ट्रिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, तो गमेटोफाइटा, स्पोरोफाइटा, ये एन होते हैं एन और 2n, तो वही कह रहा है कि द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटा इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फ्री एग्जिस्टेंस, कारण मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटा है जो कि इंडिपेंडेंट है जिम्नोस्पर्म में। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइटा इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते सर? क्योंकि देखिए 2n का फॉर्मेशन किए हुए हैं। ये होता है जो कि स्पोरोफाइटा से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये होता है स्पोरोफाइटा से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन ये कहे कि ये गमेटोफाइटा से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ये गमेटोफाइटा से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो ही कह रहा है कि मेल और फीमेल्स वाला इंडिपेंडेंट है, नहीं मेल और फीमेल दोनों डिपेंडेंट रहेगा इसमें, ठीक है। इसको हम क्या है सर? डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। कह रहा है कि द मेल गमेटोफाइटा डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री, हाँ डू नॉट हैव, नहीं इंडिपेंडेंट है फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस है, अकेले रहने के लिए, सही स्टेटमेंट। ओनली मेल गमेटोफाइटा हैव इंडिपेंडेंट फ्री एग्जिस्टेंस, ओनली नहीं, दोनों, ओनली नहीं, ओनली बट गलती लेकर डूब गया इसको, ठीक है, ओनली। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा सर? ये 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए ये तो बताया है कैसे सर। यूनिसेलुलर एल्गी कौन होता है? यूनिसेलुलर एल्गी क्लाइडोमोनास हो जाता है, ठीक है। कोलोनिया से विराट कोहली, वॉल्व ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं। फिलामेंटस से भी याद रखवाए हैं, यू और एच से याद रखिएगा सर। एल्थ्रिक्स और स्पायरोगाइला, तो एल्थ्रिक्स है यहाँ पे, ठीक है। मैसिव प्लांट बॉडी कैल्फियम होते हैं। मैसिव बॉडी कौन होते हैं सर? कैल्फ, ये चैप्टर इसी का है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का ही, ठीक है। तो आगे ये प्लांट किंगडम का है, सॉरी गलती से बोला गया था, ठीक है, ये प्लांट किंगडम का। अब देखिए ये कोलोनियल्स हो जाएगा, बी के 2 हो जाएगा। वॉल्वॉक्स विराट कोहली, ऐसे याद करवाया था ना, रहा था तो विराट कोहली, और ये थैलोफाइटा का एल्बो हो गया।
इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन बन गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए इन एस पे। तो हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम की संख्या डबल नहीं होती है, सिर्फ डबल किसकी होती है सर? कौन डबल होती है? डीएनए डबल होती है। इस जो ये फेज हम लोग पढ़ते हैं इस तरीका से फेज रहती है ना, तो इसको जीवन कहते हैं, एस कहते हैं। ये क्या होता है सर? G2 होता है। और इसको मैं आपको एक ट्रिक बताए होते, क्या बनाए होते? PMT, क्या बोलते थे उसको? पीमेट। तो पी से क्या हो गया? एम से हो गया मेटाफेज, पी से हो गया प्रोफेज, ए से एनाफेज, टी से टीलियोफेज। तो इस तरीके का फेज होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जीवन से एस फेज में जब जाती है तो क्रोमोसोम की जो संख्या एन रहती है वो एन ही रहती है, लेकिन डीएनए की संख्या क्या हो जाती है सर? डबल हो जाती है। तो उसी के अनुसार से ये क्वेश्चन बनाया हुआ। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए दो को, तो क्रोमोसोम क्या एन है तो एन ही रह जाएगा, क्रोमोसोम्स एंड कंटेन द डीएनए, ठीक है, फेज एन और 2C। पहले ही बता दिया कि एन है एक क्या है, 2C है। तो कैलकुलेट द G1 और G2 फेज। तो G1 और G2 फेज, तो देखिए ये दिया हुआ एस फेज में है, जैसे एस फेज में क्या है सर? एन है और 2C है, ठीक है सर। तो बताना है किसको में सर? G1 फेज में और G2 फेज में। तो G1 फेज में तो ये एन है तो ये नहीं रह गया होगा, क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम्स चेंज होते नहीं है, तो एन तो इन ही रह गया। ये जो क्रोमोसोम है, ये जो डीएनए है वो TC है, तो उसको पहले में क्या होगा? जीवन में क्या हुआ होगा? 1C हुआ होगा। तो एन से पता चल गया। आप पूछ रहे हैं G2 में क्या हुआ होगा, तो G2 में यानी कि इसको बाद, तो इसको बाद क्या हुआ होगा? ये एन है तो ये तो कभी चेंज ही नहीं होता क्रोमोसोम, और ये 2C का तो 2AC रह गया होगा, तो एन और 2C हुआ होगा। समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन पूछा? बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। इसको मैं हमको क्वेश्चन है बहुत ईजी, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने में हमको लग गया था 5 मिनट, 3 से 4 मिनट इसको हम लास्ट में बनाए थे। क्यों सर? क्योंकि पता ही नहीं चला, तो घुमा दिया था इतना क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा करा, एस फेज का ये दिया हुआ, ठीक है। तो एस फेज में ये एन और 2C ले लिए, और उसको बाद पूछना कि उसमें G1 और G2 में, तो G1 में ऊपर कर दिए, G2 में नीचे कर दिए, आंसर आ गया। समझ में रहो क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्रॉसिंग ओवर रिजल्ट जेनेटिक वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। हाँ, क्रॉसिंग ओवर जेनेटिक वायबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये सही बात है। जेनेटिक के लिए क्या होते हैं सर? वायबिलिटी होते हैं। तो इस वाला क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लिए सर? सोल्व कर लिए। अब 104 क्वेश्चन नंबर चलते हैं। तो क्या कह रहा है कि क्रॉसिंग ओवर, हाँ, तो क्रॉसिंग ओवर के चलते तो वायबिलिटी चेंज होवे करता है, जेनेटिक मटेरियल चेंज होता है। जैसे क्रॉसिंग ओवर कहें तो क्या इस तरीका से ऐसे यही क्रॉसिंग ओवर होती है, वही ना होता है जी। और ये इसी में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? वायबिलिटी ट्रांसफर करती है। क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम। हाँ, ये दोनों क्या होते हैं सर? होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में करती है। तो क्या कर रहा है? बोथ ए एंड बी आर सब सही सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी सही दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल आर्म्स एंड क्रोमोसोम ट्रेलिंग बिहाइंड इट द स्टेटमेंट। कह रहा है कि कह रहा है कि सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम्स टुवर्ड्स द पोल एंड आर्म्स क्रोमोसोम्स ट्रेलिंग बिहाइंड इट। तो देखिए, तो हम लोग इस तरीका का रहता था, इस तरीका का रहता था, तो हम लोग इसको कैसे बनाते थे? क्रोमोसोम ऐसे बनाते थे क्रोमोसोम, ठीक है। 4 को क्रोमोसोम ऐसे करके बनाते थे ना। तो ये कह रहा है कि पोल की तरफ जा रहा है, सेंट्रोमियर से पोल की तरफ जा रहा है, सेंट्रोमियर से पोल की तरफ जा रहा है। कौन सा फेज में जाता था? एना फेज में जाता था। कौन सा फेज में जाता था? एना फेज में जाता था। मेटा फेज में इस लाइक अरेंजमेंट हो जाता था, और एना फेज में क्या होता था? टूटने लगता था। मेटा फेज में क्या होता था सर? अरेंजमेंट होता था इक्वेटोरियल प्लेट के अनुसार से, और एना फेज क्या होता था सर? टूट टूट के क्या होने लगता था? दूर होने लगता था। विच
इज इनकरेक्ट ऑफ द लाइसोसोम। देखिए इसी को उस दिन जो हम बार बार बोल रहे थे ना कि सिंथेसाइज और ये वाला, तो यही क्वेश्चन भी का बोल रहे थे कि नॉन मेम्ब्रेनस होते हैं। नहीं, इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं, इसके पास सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। ये सिंथेसाइज एंजाइम्स कि प्रेजेंट इन एनिमल सेल, तो प्रेजेंट इन एनिमल सेल नहीं, ये एनिमल सेल में प्रेजेंट तो होते हैं, प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन प्लांट सेल में भी तो प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में भी तो प्रेजेंट होते हैं। तो जिस कारण ये स्टेटमेंट क्या होगा सर, सही नहीं होगा। इट्स बर्थ साइटोप्लाज्मिक पीएच, साइटोप्लाज्मिक पीएच एसिटिक होता है इसका, ठीक है ना, क्या है सर, क्या कि लाइटिक एंजाइम्स जो प्रेजेंट होता है, कौन सा, लाइटिक एंजाइम, तो लाइटिक एंजाइम एसिटिक है तो निश्चित के साथ से कम होगा। और ये सिंथेसाइज एंजाइम्स करती है, क्या करती है सर, सिंथेसाइज करती है, यही एक बहुत बड़ा इसको ये आंसर है, ठीक है। तो 106 हो जाने चाहिए सिंथेसाइज एंजाइम्स। देखिए तो एक इंजाइम्स भी तो एक रहती है ना, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स, तो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स रखती है ना, तो वो सिंथेसाइज नहीं करती है, वो खुद बनाती नहीं है, वो सिर्फ क्या करती है सर, सिक्रेट करती है। तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों, देखिए हम गलती करके जान के बता रहे हैं कि ये दोनों गलती, ये दोनों आंसर लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कि प्लांट सेल में होना चाहिए, एनिमल सेल में होना चाहिए, यहाँ पे एक इंजाइम सिंथेसाइज तो करवे करता है, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स। तो हाइड्रोलाइटिक इंजाइम्स जो होते हैं बाबू, तो ये सिंथेसाइज नहीं करती, ये बनाती खुद नहीं है, ये सिर्फ सिक्रेट करती है। यानी कि कहीं जब बना बनाया हुआ आ जाता होगा तो ये क्या कर देता है, रखता है, कंटेन करता है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, सिंथेसाइज नहीं, यानी कि यही स्टेटमेंट ज़्यादा सही है। ये दोनों में गलती होने का ज़्यादा चांस था कि नहीं था, तो इसलिए मैंने पहले गलती किया कि देखते हैं कि आप लोग पढ़ करते हो कि नहीं, फिर हमने इसको क्या किया सर, सही करने का काम किया। 107 चलते हैं, 107 का क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द सेल मेम्ब्रेन। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता रहा सेल मेम्ब्रेन के अनुसार। तो अब करते हैं कि चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या सर, सेल मेम्ब्रेन के अनुसार से बताना, सेल मेम्ब्रेन के अनुसार से बताना। तो कह रहा है सेल मेम्ब्रेन इज एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, एसिमेट्रिकल थोड़ी होता है, अच्छा एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं, जैसे प्लांट सेल में देख रहे हो जैसे जैसे रहते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। कोलेस्टेरॉल कंट्रोल्स फ्लूइडिटी ऑफ द एनिमल सेल्स मेम्ब्रेन। कोलेस्टेरॉल का कोलेस्टेरॉल होती है ना, जो कि एनिमल सेल में फ्लूइडिटी का मेंटेन करने का काम करती है, हाँ करती है। कोलेस्टेरॉल हो जाती है, कोलेस्टेरॉल है जो कि कंट्रोल फ्लूइडिटी ऑफ द एनिमल सेल मेम्ब्रेन, सही है, सही है। फॉस्फोलिपिड्स इंक्लूड्स फॉस्फोलिपिड्स मोलिक्यूल्स डज नॉट एग्जिबिट द फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करती है। जैसे इस तरीका का जो ये मेम्ब्रेन होते हैं ना बाबू, बाई लेयर, इस तरीका के जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, इस तरीके का जो मेम्ब्रेन होते हैं ना, ठीक है, तो यदि जो लिपिड्स यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ मूव ऑन करती है ना, तो इस तरीका का मूवमेंट का क्या नाम हम लोग देते हैं सर, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। क्या नाम देते हैं सर, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, ठीक है ना। तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट करती है, हमें डू नॉट कह दिया, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है सर, गलत लिखा हुआ है। इंटीग्रल प्रोटीन्स कैन नॉट इजिली डिटैच टू द सेल मेम्ब्रेन, सही बात है। ये इंटीग्रल प्रोटीन्स है जो कि इस तरीक़ा से डिटैच नहीं होते, आर पार होते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन भी क्या है सर, लिखा हुआ सही है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को पूछ रहा है क्या सर, इनकरेक्ट, इसलिए लिखा हुआ है सर फॉस्फोलिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट वो करती है, यहाँ पे नहीं। तो ये 8वां क्वेश्चन, ये बहुत इजी क्वेश्चन है सर, ये पहला चैप्टर बॉटनी का पहला चैप्टर से क्वेश्चन है। तो ये किसी का रिप्रेजेंटेशन करती है सर, और ये सब किस चीज़ का कौन रिप्रेजेंटेशन करता है उसको बारे में है। तो देखिए ये है जो कि किसी का, ये है जो किसी का करती है सर, सेंट्रल शीथ का करता है, किसी का करता है सर, सेंट्रल शीथ का करता है। और ये बी है, बी देखिए बी है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम करेगा। सी है जो कि पेरीफेरल ट्यूबल्स का काम करेगा, किसी का करेगा सर, पेरीफेरल ट्यूबल्स का काम करेगा। डी है जो कि रेडियल स्पोक का काम करेगा, किसको काम करेगा सर, रेडियल स्पोक। इसका आंसर कौन हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा, इसका आंसर कौन हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। आगे और हम लोग बढ़ते हैं। ईयर यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईयर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बड़ी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स करा, लाइसोसोम्स एंड vacuoles are included the endometrium system because
ये क्या होता है सर, ये फंक्शन करती है सिमिलर, फंक्शन सिमिलर नहीं है, इसको हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से निकालने का काम है, तो इसको गोल्जी कॉम्प्लेक्स सबका काम क्या है सर, अलग अलग है, लेकिन कह फंक्शन सिमिलर है, फंक्शन सिमिलर नहीं है, स्ट्रक्चर भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम नहीं है, सबका स्ट्रक्चर क्या है सर, डिफरेंट डिफरेंट है। इसका फंक्शन क्या करते हैं सर, कोऑर्डिनेट मैनर में करती है, फंक्शन कैसा करते हैं सर, कोऑर्डिनेट मैनर में करते हैं, ऑल द में लिया है वो तो हो गई नहीं। तो ये क्या है सर, ये जिसका पेपर हम सोल्व कर रहे हैं ना वो मेरा पेपर नहीं है, समझ बात को, आपको लग रहा है बहुत सारा गलती है, तो ये मेरा पेपर ही नहीं है, अभी हमको ये पता ही चल रहा है कि किसका पेपर है, तो एक दोस्त है उसका पेपर है, समझ आपको। ईयर है गोल्जी बॉडी एक लाइसोसोम्स है वैक्यूल्स है, इंक्लूड द इंडोमेट्रियम सिस्टम, तो ये हाँ इंक्लूड, इसका सिमिलर फंक्शन होता है, फंक्शन सिमिलर नहीं होता है, इसका स्ट्रक्चर फ्रेम देने का काम करता है, ये गोल्जी बॉडी जो पैकेजिंग करने का काम करता है, ये है जो कि एसिटिक मीडियम का होता है, इस तरीका का है, तो ये सिमिलर फंक्शन नहीं होता है, सेम स्ट्रक्चर भी सेम नहीं होता, गोल्जी बॉडी इस तरीका का होता है, तो ईयर होता है जो कि इस लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, इस लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइसोसोम तो इस लाइक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो सेम फंक्शन में, लेकिन हाँ ये सब क्या करते हैं सर, कोऑर्डिनेट मैनर में काम करते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं, रीड द फ्लोइंग स्टेटमेंट ए टू डी डिपेंडिंग, अब 110 देखिए, 110 में क्या कह रहा है कि 3 स्टेटमेंट में सही है, कितना स्टेटमेंट सर, 3 स्टेटमेंट सही है, तो कौन कौन स्टेटमेंट सही है, तो डिपेंडिंग ऑन द ईजी of the extractions membrane proteins can be classified as the hydrolytic enzymes और hydrophobic, कह रहा है कि डिपेंडिंग ऑन द ईजी केस हम लोग आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन, या कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक बोले तो जो पानी से डरता हो, हाइड्रोफिलिक वो जो कि पानी से लव करता हो, तो ये हो गया हाइड्रोफिलिक, यही हो जाता है कि हाइड्रोफोबिक हो गया, तो ये स्टेटमेंट क्या है सर, हमारा सही स्टेटमेंट है। सेल मेम्ब्रेन्स इज कंपोज ऑफ द लिपिड्स दैट आर द अरेंज ऑफ द मोनोलेयर, एक गलती स्टेटमेंट है, ठीक है ना, एक गलती, मोनोलेयर नहीं, कितना लेयर से, बाई लेयर, ठीक है, कितना लेयर से, बाई लेयर, और ये हमारा कितने स्टेटमेंट सही है इसमें हमारा स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि अब बाकी सब सही हो जाएगा। द लिपिड्स आर अरेंज्ड विथ द मेम्ब्रेन्स विथ द नॉन पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड ऑफ द, ये तो ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू स्टेटमेंट है। फाइगोसाइटिक और पिनोसाइटिस आर द कोलेक्टिवली टर्म्स आर द इंडोसाइटिस, सही बात है। फाइगोसाइटिस क्या है, तो किसी भी चीज़ को, पिनोसाइटिस मतलब कि इनहेल कर जाना, फाइगोसाइटिस मतलब कि जैसे कोई भी बैक्टीरिया को करना, मारना हो, उसको कहते हैं फाइगोसाइटिस। पिनोसाइटिस दोनों को मिला के कह दिया जाता है क्या सर, इंडोसाइटिस कहा दिया जाता है, दोनों को मिला के कहा जाता है, इंडोसाइटिस कहा जाता है। और ये पूरा मिला के स्टेटमेंट कितने स्टेटमेंट है सर, 3